नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष शैलेंद्र अवसर की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम रेगुलर आपके सामने बात कर रहे हैं जिला दर्शन की, और जिला दर्शन का आज मैं आपके सामने झुंझुनू का पार्ट नंबर 2 लेकर आ गया हूं। इससे पहले झुंझुनू का पार्ट नंबर 1 मैंने आपको पढ़ा दिया था। उम्मीद तो मैं करता हूँ कि पार्ट नंबर 1 आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, हम इस क्लास को थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं और अब अपन बात करते हैं झुंझुनू जिले का, और झुंझुनू जिले के अपन बात करेंगे पार्ट नंबर 2 की। तो बिल्कुल आपके सामने झुंझुनू जिला और उसका पार्ट नंबर 2 में आपको अपडेट करा रहा हूं, ठीक है। तो दोस्तों इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे, थोड़ा इसके बारे में मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले अपन ने राजस्थान के कौन कौन से जिले पढ़ लिए उसके बारे में आपको बता देता हूं। हमने अजमेर संभाग पूरा पढ़ लिया है, अजमेर संभाग पूरा पढ़ लिया है, और हमने दूसरा जयपुर संभाग पूरा पढ़ लिया है ना। क्योंकि आज अपना झुंझुनू जिले का ये लास्ट क्लास वीडियो होगा, उसके बाद अपन कल जो स्टार्ट करेंगे उदयपुर संभाग स्टार्ट करेंगे। तो अजमेर संभाग अपन ने पूरा पढ़ लिया है और जयपुर संभाग अपन ने पूरा पढ़ लिया। अजमेर संभाग में अपन ने 4 जिलों के बारे में पढ़ा है। वो कौन कौन से यहाँ समझा रहा हूँ, थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ। अजमेर, फिर कौन था, भीलवाड़ा, उसके बाद कौन था, नागौर, और उसके बाद टोंक। ये अजमेर संभाग के 4 जिले थे, है ना, याद है ना आप सबको। और उसके बाद अपन ने जयपुर संभाग पढ़ना शुरू किया। तो जयपुर संभाग में अपन ने जयपुर पढ़ लिया था। उसके बाद अपन ने अलवर पढ़ा है, हमने दौसा पढ़ लिया था, हमने सीकर पढ़ लिया है, और अब वर्तमान में चल रहा अपना झुंझुनू। तो झुंझुनू का आज ये लास्ट क्लास होगा। इसके अंदर अपन पूरा डिटेल से थोड़ा और जानेंगे ताकि झुंझुनू का ये क्लास वीडियो आपके लिए कंप्लीट हो जाए। दोस्तों आपने ये 4 जिले यहाँ पढ़े हैं और यहाँ पर भी आपने 4 जिले पढ़े, यानी कम से कम 8 जिले मैंने पूरे पढ़ा दिए। 9वां जिला चल रहा है जिसका एक क्लास आपके सामने मैंने दे दिया था कल, और आज अपन इसका अगला क्लास दे रहे हैं जो फाइनल क्लास होगा। उसके बाद अपन उदयपुर संभाग पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिटेल से सारे जिलों का क्षेत्रफल लिखवा देता हूँ, ताकि क्या होता है कि देखो भैया आजकल जो प्रश्न बन रहे हैं ना वो थोड़ा हटकर बनने लगे। पुराने जो आप पेपर हल करोगे तो वहाँ पैटर्न थोड़ा आसान आता था। आजकल का जो पैटर्न है थोड़ा हटकर आ रहा है, या थोड़ा लेवल चेंज कर दिया, तो आपको उसी हिसाब से पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपको जिस प्रकार हटकर मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको भी वैसा ही तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अगर मैं आपके सामने लिखता हूँ अजमेर जिला, ठीक है, आप मुझे बताइए अजमेर जिले का क्षेत्रफल कितना है। जिन प्यारे स्टूडेंट को अगर आंसर आता तो जल्दी से बताओ अजमेर जिले का क्षेत्रफल कितना है। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है भैया, सही कमेंट किया। 8481, 8481 वर्ग किलोमीटर, यानी अजमेर जिले का जो क्षेत्रफल है वो 8481 वर्ग किलोमीटर। सबको पता ना कि अजमेर जिले का जो क्षेत्रफल है 8481 वर्ग किलोमीटर है। सबको पता ना, पता ना भैया सबको। हाँ जी, अच्छा चलो दूसरी चीज बताओ, आप अजमेर जिले की साक्षरता दर कितनी है। आप मुझे बताइए अजमेर जिले की साक्षरता दर कितनी है, जल्दी से बता दो जरा। अजमेर जिले की साक्षरता है 69.30%। सबको पता ना, अजमेर जिले की जो साक्षरता है वो है 69.30%। सबको पता है। अच्छा आप मुझे बताइए अजमेर जिले का लिंगानुपात कितना है। अजमेर जिले का लिंगानुपात कितना है। हाँ जी, अजमेर जिले का जो लिंगानुपात है वो है 951। और आप मुझे बताइए एक और चीज, अजमेर जिले का वन्य जीव श्रेणी के अंतर्गत शुभंकर किसको बनाया गया है। ये देखो, ये इसलिए रिवाइज करा रहा हूं कि ये चीज आती है भैया। 2 मिनट क्लास अगर मैं ज्यादा ले लूंगा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 2 मिनट अगर आपने ज्यादा देख लिया ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका रिवाइज हो जाता है समय समय पर। शुभंकर किसको बनाया गया है, खड़मोर को बनाया गया है। ये तो बात थी अजमेर जिले की ये तो बात अपन ने अजमेर जिले की पढ़ ली है। उसके बाद अपन ने भीलवाड़ा जिला पढ़ा था, याद होगा शायद आपको, भीलवाड़ा जिला पढ़ा था। आप मुझे बताइए भीलवाड़ा जिले का क्षेत्रफल कितना है। हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट जल्दी से बताओ भीलवाड़ा जिले का क्षेत्रफल कितना है। भीलवाड़ा जिले का क्षेत्रफल कितना है, पता नहीं है, भूल गए। 10,455, 10,455 वर्ग किलोमीटर। आप मुझे बताइए भीलवाड़ा जिले का लिंगानुपात कितना है। लिंगानुपात है यहाँ का 973। कितना है, 973। लिंगानुपात कितना है, 973। अच्छा आपसे अगर साक्षरता पूछ ले तो कितनी राइट करोगे, साक्षरता पूछ ले तो कितनी राइट करोगे। भीलवाड़ा जिले की जो साक्षरता है वो है 62.7%। आप 71% बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ का वन्य जीव श्रेणी में
वन्य जीव श्रेणी के अंदर, वन्य श्रेणी की अगर अपन बात करते हैं, उसमें भीलवाड़ा का जो शुभंकर बनाया गया है, किसको बनाया गया है? मोर को बनाया गया था। ये अपन ने पढ़ा था, थोड़ा रिवाइज करा रहा हूं, मोर को बनाया, ठीक है ना, सबको पता ना। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं तीसरा जिला जो हमने पढ़ा था, नागौर जिला। कौन सा पढ़ा था? नागौर जिला। हाँ भैया, सभी स्टूडेंट कमेंट करें नागौर जिले का क्षेत्रफल कितना है। सभी स्टूडेंट बता दीजिएगा नागौर जिले का क्षेत्रफल कितना है। हाँ भैया जल्दी से बताओ, नागौर जिले का क्षेत्रफल कितना है? 17,000, बताओ जल्दी से। 17,000 कितना भैया? 17,718। सही कमेंट किया भैया। नागौर जिले का जो क्षेत्रफल है 17,718 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। चलिए आप मुझे बताइए नागौर जिले का लिंगानुपात कितना है? नागौर जिले का लिंगानुपात कितना है? कितना जल्दी से बताओ? 950। सही आंसर क्या भैया? 950। नागौर जिले का लिंगानुपात 950 सही है, 950 है। आप मुझे बताइए नागौर जिले की साक्षरता दर कितनी है? साक्षरता है 62.80% या 62.8% बोल सकते हैं, 80%। अच्छा आप मुझे बताइए यहाँ का वन्य जीव श्रेणी में, वन्य जीव श्रेणी में शुभंकर किसको बनाया गया है? तो आपको राइट करना पड़ेगा राजहंस को। किसको बनाया गया है? राजहंस को बनाया गया है। तो ये नागौर जिले का मैंने आपको रिवाइज करा दिया है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर टोंक जिले की। देखिए इसलिए समय समय पर रिवाइज कराता रहता हूं मैं, ताकि हर चीज आपका अच्छा कवर हो जाए, ठीक है। इसलिए मैं आपको बार बार समय पर रिवाइज कराता रहता हूं। हाँ भैया अब बात करते हैं टोंक जिले की। सभी स्टूडेंट जल्दी से कमेंट करें टोंक जिले का क्षेत्रफल कितना है? 7,194। सही बात क्या भैया? टोंक जिले का जो क्षेत्रफल है 7,192 होना चाहिए यार, 52 नहीं, 94, 7,194। हाँ 7,194। और अगर लिंगानुपात की बात करते हैं तो यहाँ का लिंगानुपात है 952। कितना है? 952। और आपको पता होगा टोंक जिले की साक्षरता अगर आपसे पूछ ले तो आपको क्या राइट करना होगा? 61.60%। टोंक जिले की साक्षरता है 61.60%, 61.60%। और अगर अपन बात करते हैं टोंक जिले का शुभंकर, तो टोंक जिले का जो शुभंकर बनाया गया है वो बनाया गया है, देखो हंस, हंस बनेगा, हाँ क्योंकि राजहंस उसका अंग है ना, हंस है। किसको बनाया है? हंस को। ये तो अजमेर जिले की हमने बात कर ली थी, ये अजमेर जिले के बिल्कुल मैंने यहाँ समझा दिया आपको। अब देखिए दोस्तों अपन जयपुर संभाग पढ़ा था, अपन ने जयपुर संभाग पढ़ा था। तो अब बात कर लेते हैं जिला दर्शन जयपुर का क्षेत्रफल कितना है। जयपुर संभाग मैंने आपको बिल्कुल कंप्लीटली समझाया था। हाँ भैया जयपुर का क्षेत्रफल कितना है? 11,143। सही बात बोला भैया। जयपुर का क्षेत्रफल कितना है? 11,143 वर्ग किलोमीटर। सही बोला भैया। अच्छा आप मुझे बताइए जयपुर का लिंगानुपात कितना है? जयपुर का लिंगानुपात कितना है? जयपुर जिले का जो लिंगानुपात है वो है 910। अच्छा आप मुझे बताइए साक्षरता कितनी है? जयपुर जिले की जो साक्षरता है वो है 75.50%। साक्षरता अगर आपसे पूछ ले तो आपको क्या राइट करना पड़ेगा? 75.50%। अच्छा वन्य जीव श्रेणी का अगर प्राणी की वन्य जीव श्रेणी में शुभंकर अगर आपसे पूछ ले तो क्या राइट करोगे? जल्दी से बताओ। चीतल को राइट करोगे ना? चीतल बिल्कुल। अब इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था? अलवर पढ़ा था। तो अब मैं आपको अलवर का भी लिख देता हूं, है ना, ये रिवाइज हो गई ताकि जो क्वेश्चन बनता है वो आपका बिल्कुल तैयार रहे। हाँ भैया अलवर का पढ़ते हैं अपन, आप मुझे बता दीजिएगा। हाँ भैया सभी कमेंट करें अलवर का क्षेत्रफल कितना है? अलवर का क्षेत्रफल कितना है? बिल्कुल 8,380 वर्ग किलोमीटर। अलवर का क्षेत्रफल कितना है? 8,380 वर्ग किलोमीटर। सही है भैया। और आप मुझे बताओ अलवर का लिंगानुपात कितना है? अलवर का लिंगानुपात कितना है? जल्दी से बताओ। 873। और अलवर का साक्षरता दर कितनी है? देखो लिंगानुपात है 873 और साक्षरता अगर आपसे पूछ ले तो आपको अलवर की राइट करनी पड़ेगी कितनी? 70.7%। बिल्कुल
70.7%। और अगर आपसे पूछ ले वन्य जीव श्रेणी में शुभंकर, तो किसको बनाया गया है? सांभर को बनाया गया है। 873 है क्या? अच्छा, बच्चा कह रहा आप बिल्कुल 895 या 873 नहीं, 895 ये ध्यान रखना, ये लिखवाया था। हाँ, पिछली क्लास मैंने यही लिखवाया था 895, 873 नहीं है। अलवर जिले का जो लिंगानुपात है वो 895 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जिला अपन ने पढ़ा था दौसा। क्या पढ़ा था? दौसा। देखिए दौसा का क्षेत्रफल कितना है? 34-32 वर्ग किलोमीटर। बिल्कुल, दौसा का क्षेत्रफल, दौसा की साक्षरता कितनी है? कमेंट करो जल्दी से। दौसा की साक्षरता कितनी है? दौसा की साक्षरता कितनी है? हाँ भैया, सही जब बताया भैया, बहुत अच्छी बात है, सही जब बताया है। 68.20%। बिल्कुल 68.20%। लिंगानुपात कितना है दौसा का? 905। और शुभंकर किसको बनाया गया है? खरगोश को बनाया गया है। किसको बनाया था? खरगोश को बनाया। क्लियर हो गया? चलिए, ये रिवाइज क्लास है। सिक्कर का बताओ जल्दी से। हाँ भाई, सिक्कर का कितना जल्दी से बताओ? 7732। सिक्कर जिले का क्षेत्रफल है 7732 वर्ग किलोमीटर। बिल्कुल, आप मुझे बताइए सिक्कर जिले की साक्षरता कितनी है? हाँ, कमेंट करें। सिक्कर जिले की साक्षरता 71.90%। लिंगानुपात 943 होना चाहिए, 943 होना चाहिए। चेक कर लो। अच्छा, 947। लिंगानुपात की बात करते हैं तो 947। शुभंकर किसको बनाया गया है? शाहीन को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? शाहीन को बनाया गया है। ये तो अपन ने पढ़ लिए हैं अभी तक, अब अपन पढ़ रहे हैं झुंझुनू जिले का क्षेत्रफल है 5928 वर्ग किलोमीटर। अब अपन पढ़ रहे हैं झुंझुनू जिले का क्षेत्रफल है 5928 वर्ग किलोमीटर। झुंझुनू जिले का लिंगानुपात है 950। झुंझुनू जिले का जो लिंगानुपात है 950। साक्षरता है 74.1%। और अगर वन्य जीव श्रेणी में मानते शुभंकर तो काला तीतर। ये झुंझुनू जिले के थे जो मैंने आपको यहाँ समझा दिए। अब थोड़ा झुंझुनू जिले को अपन डिटेल से पढ़ते हैं। तो सभी स्टूडेंट से निवेदन में इतना ही करता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो बिल्कुल आप वीडियो को शेयर जरूर कर दे भैया। बिल्कुल, हाँ भैया, मिटा लिया। चलिए, अब आपको पता होगा एक प्रश्न आता भूत बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो आपको झुंझुनू को राइट करना होगा। देखिए, एक प्रश्न आता भूत बावड़ी कहाँ स्थित है? तो भूत बावड़ी की अगर अपन बात करते हैं, ये प्रश्न अगर एग्जाम पर पूछ ले तो आपको झुंझुनू को राइट करना होगा। यानी भूत बावड़ी कहाँ पर है? झुंझुनू में। अच्छा, भूतों का किला कहाँ पर है? तो फिर बताओ मुझे, भूतों का किला कौन सा है? भानगढ़ का किला है ना। भूतों किला कौन सा है? भानगढ़ का किला। अलवर में है भानगढ़ का किला। ठीक है। अच्छा, भूतों का गांव कौन सा है? भूतों का गांव कौन सा है? जल्दी से बताओ। कुलधरा का नाम सुना आपने? ये जैसलमेर में आता है। कहाँ आता है? जैसलमेर में। इसे अपन भूतों का गांव कहते हैं। कुलधरा एक गांव है जैसलमेर का, जिसे भूतों का गांव कहा जाता है। अच्छा, भूतों की नाडी कहां पर है? आपसे पूछ ले भूतों की नाडी कहां पर है? भूतों की नाडी कहां पर है? तो आपको राइट करना पड़ेगा जोधपुर में है। भूतों को देखिए, भूत बावड़ी की बात करते हैं तो झुंझुनू को राइट करना होगा। भूतों का किला की बात करते हैं तो भानगढ़ का किला जो अलवर में स्थित है। ठीक है। अगर आपसे भूतों का गांव पूछे तो कुलधरा जैसलमेर में आता है। भूतों की नाडी पूछ ले तो जोधपुर में, और भूतों की मासी पूछ ले तो बदवासी नागौर में।
भूतों की मासी अगर आपसे पूछ ले तो राइट करना बदवासी। और ये बदवासी कहाँ आता है? ये आता है नागौर के अंदर। कहाँ आता है? नागौर में आता है बदवासी। नागौर में भूतों की मासी रहती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो कॉपी कर लो भाई, यहाँ से एक प्रश्न बनता है जो मैंने बता रहा हूँ आपको। भूत बावड़ी पूछ ले तो झुंझुनू में, भूतों का किला पूछ ले तो भानगढ़ अलवर में, भूतों का गांव पूछे कुलधरा जैसलमेर में, भूतों की नाडी पूछ ले जोधपुर में, और भूतों की मासी पूछ ले तो बदवासी नागौर में स्थित है। ठीक है, कर लिया यहाँ तक कॉपी। मैं वही प्रश्न कराऊंगा जो एग्जाम में आते हैं, उन्हीं प्रश्नों की बात करेंगे अपन। ठीक है, फालतू प्रश्नों की बात नहीं करेंगे, उन्हीं प्रश्नों की बात करेंगे जो एग्जाम में आते हैं। बिल्कुल, नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको हल करा रहा हूं। पत्रकारिता का पितामह, पत्रकारिता का पितामह, पत्रकारिता का पितामह किसको कहा जाता है? अगर ये प्रश्न आता तो क्या जवाब करोगे? पत्रकारिता का पितामह किसको कहा जाता है? पंडित जाबरमल को। बिल्कुल, किसको कहा जाता है? पंडित जाबरमल को। किसको कहा जाता है? पंडित जाबरमल को। कौन से जिले से बिलोंग करते हैं? झुंझुनू से। तो पत्रकारिता का जो पितामह है पंडित जाबरमल को कहा जाता है। अच्छा, राजस्थान में उद्योगों का पिता किसको कहा जाता है? अगर प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान में उद्योगों का पिता किसको कहा जाता है? बिल्कुल, राजस्थान में उद्योगों का पिता किसको कहा जाता है? घनश्याम दास बिड़ला को। किसको कहा जाता है? घनश्याम दास बिड़ला को। इनको राजस्थान में क्या कहा जाता है? उद्योगों का पिता कहा जाता है। अच्छा, राजस्थान के इतिहास का पिता किसको कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास का पिता, आप सभी को पता होगा, हिस्ट्री क्लास जब मैं पढ़ा रहा था इसका भी चर्चा कर रहा था, कर्नल जेम्स टॉड को। कर्नल जेम्स टॉड को राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है। सबको पता ना कर्नल जेम्स टॉड? कर्नल जेम्स टॉड को राजस्थान में इतिहास का पिता कहा जाता है। चलो, करौली का भीष्म पितामह किसको कहा जाता है? ये प्रश्न भी कई बार आता है, आप लिख लीजिएगा। करौली का भीष्म पितामह, करौली का भीष्म पितामह किसको कहा जाता है? हाँ भैया, कुंवर मदन सिंह को। बिल्कुल सही बात की है भैया, कुंवर मदन सिंह को। बिल्कुल, नेक्स्ट है करौली का भीष्म पितामह कुंवर मदन सिंह को। राजस्थान क्रिकेट का पिता किसको कहा जाता है? राजस्थान में क्रिकेट का पिता किसको कहा जाता है? राजस्थान में क्रिकेट का पिता किसको कहा जाता है? किशन सिंह रुंगटा को। किशन सिंह रुंगटा को राजस्थान में क्रिकेट का पिता कहा जाता है। तो जनरली ये प्रश्न बनते हैं, मैंने रिवाइज करा दिए। पत्रकारिता का पिता पंडित जाबरमल को कहा जाता है, झुंझुनू जिले से बिलोंग करते हैं। राजस्थान में उद्योगों का पिता घनश्याम दास बिड़ला को कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास का पिता कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है। करौली का भीष्म पिता कुंवर मदन सिंह को कहा जाता है। और राजस्थान में क्रिकेट का पिता किशन सिंह रुंगटा को कहा जाता है। हाँ भाई, कर लिया? यहां तक हो गया क्लियर? कॉपी कर लो सभी स्टूडेंट। देखो, जो लेट आए हैं कॉपी कर लेना भैया, है ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, झुंझुनू जिले की खासियत क्या क्या है उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। आपने नाम सुना होगा चिडावा, एक नाम सुना होगा चिडावा। बिल्कुल, ये झुंझुनू जिले में आता चिडावा। और क्यों फेमस है? कई बार बच्चे इसके बारे में पूछते रहते हैं कि चिडावा क्यों फेमस है। तो मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान में विशाल हवेलियों का शहर किसको कहा जाता है, या राजस्थान विशाल हवेलियों का छोटा सा नगर किसको कहा जाता है? तो आपको चिडावा को ही राइट करना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले चिडावा झुंझुनू, इसकी विशेषता क्या है? यहाँ पर विशाल हवेलियों के लिए फेमस है। यहाँ पर डालमिया हवेली और
नेमल या हवेली पर निर्मित। तो सबसे पहले चिड़ावा क्यों फेमस है? ये हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है, ये हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? ये हवेलियों के प्रसिद्ध है। बिल्कुल, चिड़ावा के राणा परिवार के ख्याल फेमस है, ये भी आप ध्यान रखना। चिड़ावा के राणा परिवार के, चिड़ावा के राणा परिवार की ख्याल प्रसिद्ध है। चिड़ावा के अंदर राणा परिवार के ख्याल बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ये आप ध्यान रखना। बिल्कुल, जोहड़ कुएं कहाँ के प्रसिद्ध है? बिल्कुल चिड़ावा के। कई बार प्रश्न आता है, जोहड़ के कुएं सर्वाधिक चिड़ावा में है। अगर आप झुंझुनू में जाते हो तो वहां पर जो अक्सर जो कुएं बने होते हैं वो जोहड़ के कुएं की पद्धति पर बने होते हैं। कौन सी पद्धति बने हुए होते हैं? जोहड़ के कुएं की पद्धति पर बने होते हैं। चलिए, और क्या है? हाँ भैया, एक खेतड़ी के अंदर है, और खेतड़ी के अंदर क्या चीज है? खेतड़ी में दाढ़ी मूछ वाला राम का मंदिर है। खेतड़ी में क्या फेमस है? खेतड़ी में दाढ़ी मूछ वाला राम का बहुत बड़ा मंदिर है। बिसाऊ की रामलीला बहुत ज़्यादा फेमस है, ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था। बिल्कुल, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था। हाँ भैया, यहाँ तक आ गया सभी को समझ में? जिले के उपनाम के बारे में चर्चा करेंगे कि झुंझुनू जिले के उपनाम कौन कौन से हैं। तो पहला इसका उपनाम आपको देखने को मिलता है, वो मिलता है शेखावाटी का सिरमौर। बिल्कुल, पहला नाम देखने को मिलेगा वो मिलेगा शेखावाटी का सिरमौर। बिल्कुल, झुंझुनू जिले को शेखावाटी का सिरमौर कहा जाता है। तो प्रश्न आता है, शेखावाटी का सिरमौर किसको कहा जाता है? तो आपको राइट करना पड़ेगा झुंझुनू जिले को। बिल्कुल, दूसरा इसका उपनाम आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा ताम्र नगरी। बिल्कुल, ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है, ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? तो आपको राइट करना पड़ेगा झुंझुनू को जाना जाता है। बिल्कुल, ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? झुंझुनू को जाना जाता है। क्लियर हो गया? और तीसरा इसका उपनाम देखने को मिलेगा वो मिलेगा सर्वाधिक सैनिक मतदाता वाला राजस्थान का जिला। सर्वाधिक सैनिक मतदाता वाला राजस्थान का जिला है तो वह है झुंझुनू। तो यहाँ पर तीसरा इसका उपनाम देखने को मिलता है वो मिलता है सर्वाधिक सैनिक मतदाता, सर्वाधिक सैनिक मतदाता वाले पुरुषों की संख्या, पुरुषों की संख्या। अगर प्रश्न आता है सर्वाधिक सैनिक मतदाता वाले पुरुषों की संख्या राजस्थान के किस जिले में है, तो हमें राइट करना पड़ेगा झुंझुनू को। हाँ दोस्तों, आज इस क्लास में हम झुंझुनू जिला दर्शन पढ़ेंगे और ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है पटवार वाले छात्रों के लिए, एसआई वाले छात्रों के लिए, बीएसटीसी वाले छात्रों के लिए, पीटीटी तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए, रिट लेवल फर्स्ट और सेकंड की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट के लिए। तो झुंझुनू जिले के सबसे पहले मैंने आपको उपनाम लिखाए हैं, आप इन उपनाम की कॉपी कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे वीरों की भूमि कहा जाता है, हवेलियों व भित्ति चित्र के लिए भी प्रसिद्ध है। तो इसका चौथा नाम आपको देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है वीरों की भूमि। बिल्कुल, वीरों की भूमि किसको कहा जाता है? वीरों की भूमि भी झुंझुनू जिले को कहा जाता है। राजस्थान का बहुत ही शानदार जिला, बहुत ही फेमस जिला वो है झुंझुनू जिला। बिल्कुल, उपनाम 4 इसके उपनाम आपको देखने को मिलेगा। पहला, शेखावटी का सिरमौर किस जिले को कहा जाता है? हमें झुंझुनू को राइट करना पड़ेगा। दूसरा, ताम्र नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? हमें झुंझुनू को राइट करना पड़ेगा। तीसरा नाम मिलता है सर्वाधिक सैनिक मतदाता वाले पुरुषों की संख्या वाला जिला झुंझुनू को कहा जाता है। वीरों की भूमि के नाम से झुंझुनू को जाना जाता है। हाँ जी, लिख लिया सभी ने? चलिए दोस्तों, ये तो इसके उपनाम थे। अब अपन सामान्य परिचय इसका पढ़ लेते हैं। झुंझुनू जिले का सामान्य परिचय क्या बनता है उसके बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है अपन जो पढ़ रहे हैं वो है झुंझुनू जिला, है ना।
तो झुंझुनू जिले का स्थापना कैसे हुई इसके बारे में थोड़ी मैं आपको चर्चा करके बता देता हूँ। ऐसा माना जाता है, ऐसा सुना जाता है कि यहाँ पर झुंझा जाट के द्वारा इस छोटे से नगर को बसाया गया था और उसी झुंझा जाट के नाम पर यहाँ का नाम झुंझुनू पड़ा था। ये यहाँ की लोक मान्यता है, यहाँ के लोगों के द्वारा की गई कहानी है, जनश्रुतियों के द्वारा सुनी गई कहानियाँ हैं जो मैंने आपको बता दी। ऐसा भी माना जाता है कि राव झुंझा जाट ने इस छोटे से नगर को बसाया था और उस नगर का नाम रखा था झुंझुनू रखा था। क्या रखा था? झुंझुनू रखा था। और ऐसा भी माना जाता है कायम खाने का जो वंशज था मोहम्मद खान ने इस जिले की स्थापना की। तो ऐसा भी माना जाता है। जो जो चीज़ सुनने को आती है, जो जो चीज़ हमने पढ़ी है, वही चीज़ मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले झुंझुनू का सामान्य परिचय के बारे में जान लेते हैं। तो झुंझुनू का सामान्य परिचय आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, आप चाहे तो इसकी कॉपी कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिचय है। हम जिला दर्शन पढ़ रहे हैं और जिला दर्शन से पहले हम उपनाम के बारे में जानेंगे, उसके बाद उसका जनरली सामान्य परिचय जानेंगे, उसके बाद उसका ऐतिहासिक और भूगोल के बारे में जानेंगे, उसके बाद उसकी कला संस्कृति के बारे में जानेंगे और उसके बाद जनगणना से संबंधित जानेंगे और उसके बाद झुंझुनू जिले के बनने वाले सभी प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप लिख लीजिएगा सामान्य परिचय। हाँ भैया, सामान्य परिचय लिख लो। पहला पॉइंट है कि कायम खानी का वंशज मोहम्मद खान ने इसकी स्थापना की। बिल्कुल, कायम खानी का जो वंशज था वो मोहम्मद खान ने इसकी स्थापना की। ये इसका पहला पॉइंट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसका देखने को मिलता है, वो क्या मिलता है? दूसरा पॉइंट जो देखने को मिलता है, बिल्कुल दूसरा पॉइंट मिलने को मिलता है कि 1481 से 1488 के दौरान राव झुंझा नेहरा जाट द्वारा इस नगर की स्थापना की गई। ये दूसरा पॉइंट आपको यहां देखने को मिलता है। यानी दूसरा पॉइंट अगर आपको देखने को मिलेगा तो वो मिलेगा 1481 से 1488 के दौरान राव झुंझा नेहरा जाट द्वारा इस नगर की स्थापना की गई थी। इसलिए भी लोक मान्यता है कि इस क्षेत्र का नाम झुंझुनू रखा था। हाँ भैया, क्लियर हो गया? बिल्कुल, इसका सामान्य परिचय अपन पढ़ रहे हैं। तीसरा इसका महत्वपूर्ण है, यहाँ पर तांबे के सर्वाधिक भंडार मिले हैं। बिल्कुल, मैंने आपको बता दिया था कि हम जब जिला दर्शन पढ़ रहे थे, मैं आपको बार बार इसके उपनाम की चर्चा कर ली थी। अभी जस्ट 5 से 10 मिनट पहले मैंने कहा था कि झुंझुनू को ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। झुंझुनू को ताम्र नगरी के नाम से इसलिए जाना जाता है कि भैया यहाँ पर तांबे के सर्वाधिक भंडार मिले। तो यहाँ पर तांबे के सर्वाधिक क्या मिले? यहाँ पर तांबे के सर्वाधिक भंडार मिले हैं। यहाँ पर तांबे के सर्वाधिक क्या मिले हैं? यहाँ पर तांबे के सर्वाधिक भंडार मिले हैं। क्लियर हो गया? अच्छा भैया, प्रश्न आता है कि कायम खानी का जो वंशज आया था, कायम खानी के वंशज है मोहम्मद खान ने इसकी स्थापना की। तो भैया कायम खानी किसके बाद आया था? तो फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक के बाद जो झुंझुनू क्षेत्र के अंदर जिस वंशज का वर्षव बढ़ा वो था कायम खानी, और इसी कायम खानी का वंशज था मोहम्मद खान ने इस नगर की स्थापना की। तो ये छोटी सी बात है, आप ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, एक और प्रश्न आता है कि यहाँ का अंतिम नवाब कौन था? तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको स्टार लगा लेना। यहाँ का जो अंतिम नवाब था, यहाँ का अंतिम नवाब रुहेल खां को माना जाता है। यहाँ का अंतिम नवाब किसको माना जाता है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार बनता है कि झुंझुनू जिले का अंतिम नवाब कौन था? तो झुंझुनू जिले का जो अंतिम नवाब था वो रुहेल खां माना जाता है। किसको माना जाता है? रुहेल खां को माना जाता है। तो
अपने ही वंशज के लोगों से बहुत ज्यादा डर लग रहा था, इसलिए इसने अपनी सहायता के लिए शार्दुल सिंह शेखावत को इनविटेशन दे दिया। शार्दुल सिंह शेखावत को इस क्षेत्र में बुला लिया और बाद में जैसे यहाँ का अंतिम नवाब रोहेल खां की हत्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद इस क्षेत्र में एक नया वंशज आ जाता है और वो वंशज शेखावत वंशज के नाम से जाना गया और आगे जाकर वही वंशज शेखावटी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो यहां पर ये जानकारी आपको रखना बहुत जरूरी है। मैं लिख देता हूं यहां पर लिख रहा हूं आपके सामने, शार्दुल सिंह शेखावत ने इस क्षेत्र पर अधिकार 1787 में किया। कहां पर किया? 1787 में किया। और इस क्षेत्र में एक जो नया वंशज नई शाखा की स्थापना कर दी और उस शाखा का नाम जो रखा था वो शेखावत शाखा रखा था और आगे जाकर यही जो शाखा थी शेखावटी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। तो झुंझुनू जिले का हम सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं। सबसे पहली बात है कि तुगलक खां के बाद कायम खानी यहाँ पर आकर बैठता है और कायम खाने का जो वंशज था मोहम्मद खान ने इस क्षेत्र की स्थापना की, ऐसा माना जाता है। जनश्रुतियों का यह भी मानना है कि 1481 से 1488 के दौरान इस क्षेत्र का वीर प्रतापी शासक था जिसका नाम था राव झुंझा नेहरा जाट। इसी राव झुंझा नेहरा जाट ने इस नगर की स्थापना की, इस शहर की स्थापना की, यहाँ पर एक छोटा सा गांव बसा दिया और उसी के नाम पर झुंझुनू रखा गया था। ऐसा जनश्रुतियों लोक मान्यता है। ठीक है, चलिए, यहां पर तांबे के विशाल भंडार मिले हैं, इसलिए इस झुंझुनू वाले क्षेत्र को राजस्थान की ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। इसलिए इस झुंझुनू वाले क्षेत्र को राजस्थान की ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। चलिए, शार्दुल सिंह शेखावत, बिल्कुल कायम खां, ये क्या था? रोहेल खां था। यहाँ का जो अंतिम नवाब था, प्रश्न आता है यहाँ का अंतिम नवाब कौन था? रोहेल खां था। रोहेल खां को अपने ही लोगों से काफी डर लगने लग गया था और उसने अपनी सहायता के लिए अपने मित्र को इनविटेशन दिया और वो मित्र था शार्दुल सिंह शेखावत। बिल्कुल, रोहेल खां की मृत्यु के बाद शार्दुल सिंह शेखावत ने इस क्षेत्र पर अपना अधिकार किया। इस क्षेत्र पर अपना राजस्व बढ़ाने के लिए एक नए अधिकार क्षेत्र को थोड़ा आगे बढ़ा दिया और शार्दुल सिंह शेखावत ने इस क्षेत्र का जो नाम रखा था वो शेखावत वंश रखा और आगे जाकर यही शेखावत वंश था वो शेखावटी के नाम से फेमस होता गया। क्लियर हो गया? तो आपने यहां तक तो कॉपी कर ली होगी। कर ली भैया? चलिए, अब मैं आपको बता देता हूं उसके बाद क्या होता है। उसके बाद क्या होता है कि शार्दुल सिंह की मृत्यु हो जाती है। शार्दुल सिंह की मृत्यु होने के बाद उनके 5 पुत्रों के अंदर इस राजस्व सामग्री को लेकर डिवाइड होना शुरू होता है और इसी डिवाइड को पंचनामा के नाम से जाना जाता है। हाँ भैया, आगे समझ में। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है कि शार्दुल सिंह का निधन हो जाता है और शार्दुल सिंह के निधन होने के बाद उसके 5 पुत्रों में यहाँ की प्रॉपर्टी और संपत्ति का डिवाइड किया जाता है जिसको पंचनामा के नाम से भी जाना जाता है। ये आप बात याद रखना। चलिए, अपन आगे बढ़ जाते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं झुंझुनू जिले के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इसका अक्षांशीय विस्तार। इसका अक्षांशीय विस्तार बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है? अगर अपन इसके अक्षांशीय विस्तार को जानेंगे तो हमें यहां पर एक ही चीज देखने को मिलेगी, बिल्कुल। अब अगर इसकी बात करें अपन अक्षांशीय विस्तार की, तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 27 डिग्री 5 मिनट से लेकर 28 डिग्री 51 मिनट तक। इसका जो अक्षांशीय विस्तार है 27 डिग्री 5 मिनट से लेकर 28 डिग्री 51 मिनट उत्तरी अक्षांश में। कहां तक है? उत्तरी अक्षांश में है। चलिए, ये बात होगी। दूसरी बात अपन इसकी याद करेंगे वो आती है देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार, चलिए भैया, इसका देशांतरीय विस्तार क्या है? इसका जो देशांतरीय विस्तार है वो है
75 डिग्री पूर्वी देशांतर से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर से 76 डिग्री पूर्वी देशांतर तक, 76 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। ये बिल्कुल इसके अक्षांश विस्तार की हमने बात कर ली। इसका अक्षांश विस्तार है 27 डिग्री 5 मिनट से उत्तरी अक्षांश से लेकर 28 डिग्री 51 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और अगर अपन इसका देशांतरी विस्तार पढ़ते हैं तो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 76 डिग्री पूर्वी देशांतर तक इसका देशांतरी विस्तार है। चलिए अब अगर अपन बात करते हैं कि यहाँ की मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो भैया झुंझुनू जिले में जो मिट्टी पाई जाती है वो रेतीली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? झुंझुनू जिले में जो मिट्टी पाई जाती है वो रेतीली मिट्टी पाई जाती है। कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि राजस्थान के झुंझुनू जिले में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ पर रेतीली मिट्टी पाई जाती है। चलिए और क्या जानकारी आती है, यहाँ की वनस्पति किस प्रकार की है, तो वनस्पति के बारे में अपन जानते हैं। यहाँ पर आपको आम की खेती देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर आपको जामुन के बाग मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको केवड़े के वृक्ष, यहाँ पर आपको केवड़े के वृक्ष मिल जाएंगे। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें केवड़े के बाग या केवड़े के वृक्ष सर्वाधिक देखने को मिलते हैं, तो आपको झुंझुनू को राइट करना पड़ेगा। यहाँ पर नींबू के बाग भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वनस्पति की बात करते हैं तो यहाँ की जो जमीन है वो नींबू की खेती के लिए उपयुक्त है। यहाँ की जो जमीन है वो आम की खेती के लिए, आम की पैदावार के लिए फेमस है। जामुन भी बहुत अच्छा खासा यहाँ पर पैदा हो जाता है और केवड़े के वृक्ष तो यहाँ पर बिल्कुल देखने को मिलते हैं। यहाँ की ये वनस्पति की विस्तार आ गया। अगर अपन झुंझुनू जिले की बात करते हैं तो भैया इसके दक्षिणी भाग में अरावली पर्वतमाला का विस्तार होता है। इसका दक्षिणी भाग में अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। इसके दक्षिणी भाग में किसका विस्तार है? अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। चलिए और इसके उत्तर पश्चिम में रेत के धोरे आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके उत्तर पश्चिम में रेत के धोरे आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसको अपन बोल सकते हैं कि इसका जो उत्तर पश्चिमी वाला भाग है वो मरुस्थलीय भाग है। कौन सा भाग है? मरुस्थलीय भाग है। क्लियर हो गया? आगे सभी को समझ में? चलो कॉपी कर लो, यहां तक सभी स्टूडेंट कॉपी कर लीजिए जल्दी से, कॉपी कर लो। चलिए एक और चीज बताता हूं, यहां पर वन्य जीव कौन कौन से देखने को मिलते हैं वो मैं बता देता हूं। वन्य जीव में यहां सांबर देखने को मिल सकता है, या आपको चीतल देखने को मिलता है, यहां पर नीलगाय आपको दिख जाएगी, यहां पर हिरण भी निवास करते हैं, यानी यहां पर आपको हिरण भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये सामान्य आपको झुंझुनू जिले का मैंने आपको परिचय बताया था। सबसे पहले मैंने झुंझुनू जिले की स्थापना को लेकर बताया था, सबसे पहले मैंने झुंझुनू जिले के उपनाम बताए, उसके बाद सामान्य परिचय दिया, और इसी सामान्य परिचय का ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। अब अपन शुरू करते हैं झुंझुनू जिले के बारे में और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी। आप इसकी कॉपी कर लीजिए भैया। कर लिया कॉपी? चलिए बिल्कुल। अब सामान्य परिचय में जो प्रश्न आते हैं अक्सर वो बता रहा हूं मैं। मोहना सिंह प्रथम महिला लड़ाकू विमान पायलट। बिल्कुल प्रश्न आता है कि राजस्थान की प्रथम महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन है, तो आपको राइट करना पड़ेगा मोहना सिंह। और कहाँ की है? झुंझुनू निवासी। कहाँ की है? झुंझुनू निवासी। तो ये पहला प्रश्न आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसका दूसरा प्रश्न कौन सा बनता है, क्योंकि यहाँ का सामान्य परिचय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल एक झुंझुनू जिले में तहसील आती है जिससे बोलते हैं बुहाना तहसील। बुहाना तहसील, बिल्कुल ये क्यों फेमस है? बुहाना तहसील को झुंझुनू जिले की फौजियों की तहसील कहा जाता है। तो प्रश्न आता है कि झुंझुनू जिले की फौजियों की तहसील
झुंझुनू जिले की फौजियों की तहसील किस फौजियों की तहसील किस तहसील को कहा जाता है? तो आपको राइट करना पड़ेगा बुहाना तहसील। बुहाना तहसील को झुंझुनू जिले की फौजियों की तहसील कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? आ गया समझ में? बिल्कुल। और क्या चीजें यहां पर आपको पता होगा, शारीरिक शिक्षा और खेल विश्वविद्यालय की स्थापना 2013 में की गई। बिल्कुल, प्रश्न आता है राजस्थान में शारीरिक शिक्षा खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पर की गई है? तो आपको राइट करना पड़ेगा झुंझुनू में। और कब की गई है? तो आपको राइट करना पड़ेगा 2013 में की गई है। क्लियर हो गया? हाँ, एक जगह आती है जिसका नाम है सोनारी। अब ये सोनारी क्यों कहा जाता है? यहां पर लोहे गलाने के सर्वाधिक कारखाने हैं। प्रश्न आता है कि झुंझुनू जिले का कौन सा क्षेत्र लोहे गलाने के लिए फेमस है? तो आपको राइट करना पड़ेगा सोनारी झुंझुनू को। किसको राइट करना पड़ेगा? सोनारी झुंझुनू को। बिल्कुल। एक और ध्यान रखना है, डीआरडीओ द्वारा एशिया का सबसे बड़ा भूमिगत आयुध डिपो यहां पर स्थापित किया गया है। बिल्कुल। अब मैं आपको यहां पर थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। सामान्य परिचय हम झुंझुनू जिले का पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको लिखा सबसे पहला पॉइंट मोहना सिंह। बिल्कुल, राजस्थान की प्रथम महिला लड़ाकू विमान पायलट है मोहना सिंह। कौन से जिले से बिलोंग करती है? झुंझुनू जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुहाना तहसील। झुंझुनू की बुहाना तहसील राजस्थान में फौजियों की तहसील के नाम से फेमस है। तीसरा पॉइंट आपको नजर आ रहा है, शारीरिक शिक्षा खेल विश्वविद्यालय की स्थापना झुंझुनू जिले में 2013 में की गई थी। चौथा पॉइंट, सोनारी। ये एक ऐसी जगह है जहां पर राजस्थान में लोहे गलाने के कारखाने सबसे अधिक देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, डीआरडीओ द्वारा एशिया का सबसे बड़ा भूमिगत आयुध डिपो कहां पर स्थापित किया गया? तो आयुध जो डिपो है वो झुंझुनू जिले में स्थापित किया गया। पहले आप यहां तक कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी कर लो भैया जल्दी से। हाँ, जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। कर लिया सबने? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्योंकि हम झुंझुनू जिले का सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं। यहां से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको कवर करा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट अपन सामान्य परिचय में नेक्स्ट पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, आपने नाम सुना होगा घासीराम। ये कौन थे? ये झुंझुनू जिले के प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं। ये राजस्थान के प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं। कौन? घासीराम जी। उनका जन्म कहां से है? उनका जन्म भी झुंझुनू जिले से। क्लियर हो गया? आगे समझ में? चलो कॉपी करो जल्दी से। बिल्कुल, अगला नाम आपने सुना होगा मेहंदी हसन। ये कौन है भैया? ये राजस्थान के प्रमुख गजल गायक है। बिल्कुल, ये राजस्थान के प्रमुख गजल गायक हैं और उनका संबंध भी कौन से जिले से है? उनका संबंध भी झुंझुनू जिले से है। बिल्कुल। और आता है अपने पास में सुमित्रा सिंह। कौन है भैया? सुमित्रा सिंह कौन है? राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। बिल्कुल, सुमित्रा सिंह राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। प्रश्न आता है राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह का क्रम स्थली कौन सा है? तो आपको राइट करना पड़ेगा झुंझुनू जिले को। किसको राइट करना पड़ेगा? झुंझुनू जिले को। बिल्कुल। और आपके सामने जानकारी है,
हवलदार पीरू सिंह, बिल्कुल हवलदार मेजर पीरू सिंह, बिल्कुल राजस्थान के प्रथम व्यक्ति, राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिनको परमवीर चक्र से, परमवीर चक्र से सम्मानित किया, बिल्कुल राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है वो कौन है? हवलदार मेजर पीरू सिंह। उनका संबंध कौन से जिले से है? उनका संबंध भी झुंझुनू जिले से है। ये कॉपी कर लीजिए आप। घासीराम कौन है? राजस्थान के प्रमुख गणितज्ञ हैं। उनका जन्म निवास कहाँ पर है? उनका जन्म स्थल झुंझुनू जिले को है। मेहंदी हसन राजस्थान के प्रमुख गजल गायक हैं। इनका संबंध भी झुंझुनू जिले से है। सुमित्रा सिंह राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष हैं और इनका जन्म भी कहाँ से है? झुंझुनू जिले से। हवलदार मेजर पीरू सिंह ये राजस्थान के प्रथम व्यक्ति हैं जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनका जिला भी कौन सा है? झुंझुनू जिला है। क्लियर हो गया? आ गया सभी को समझ में? चलो कॉपी करो जल्दी से कॉपी करिए भैया। कर लिया आपने कॉपी? चलिए अब अपन बात करते हैं यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातों की। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार यहाँ की स्थिति क्या थी? तो झुंझुनू जिले की अपन स्थिति चलेंगे। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है आपके सामने। झुंझुनू जिले और इसकी अपन बात करेंगे जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या, जनगणना 2011 के अनुसार झुंझुनू जिले की कुल जनसंख्या अगर आपसे पूछ ले तो आप क्या राइट करोगे? दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ 21,37,045। यहाँ की जो टोटल जनसंख्या वो है 21,37,045। यानी जनगणना 2011 के अनुसार झुंझुनू जिले की जो कुल जनसंख्या वह है 21,37,045। कितनी है? 21,37,045। इसी में अगर अपन पुरुषों की जनसंख्या की बात करें तो आपको राइट करना पड़ेगा कितना, और अगर अपन महिलाओं की जनसंख्या की बात करें तो यहाँ से भी एक प्रश्न आ सकता है, वो भी मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। चलिए तो हम बात कर रहे हैं झुंझुनू जिले, और झुंझुनू जिले की हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर जनगणना 2011 के अनुसार स्थिति। तो झुंझुनू जिले की जो कुल जनसंख्या है वो अपने पास में 21,37,045, और अगर यहाँ पुरुषों की जनसंख्या देखें तो 10,95,896 है। 10,95,896। यहाँ की पुरुष जनसंख्या अपने पास में 10,95,896। और अगर अपन महिला जनसंख्या देख ले तो 10,41,149 है। कितनी है? 10,41,149 यहाँ की महिलाओं की जनसंख्या है। तो झुंझुनू के अंदर टोटल जनसंख्या है जनगणना 2011 के अनुसार 21,37,045। उसमें पुरुषों की संख्या है 10,95,896 और महिलाओं की जो जनसंख्या वह है 10,41,149। अगर अपन बात करते कुल साक्षरता की तो यहाँ की जो कुल साक्षरता है वो है 74.10%। कितनी है? 74.10% यहाँ की कुल साक्षरता है। अगर अपन बात करते हैं पुरुषों की साक्षरता तो पुरुषों की साक्षरता है 86.9%। कितना है? 86.9% है, जो सर्वाधिक है। राजस्थान में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला प्रथम जिला है झुंझुनू, जिसकी पुरुषों की साक्षरता है 86.9%। और अगर महिलाओं की साक्षरता की बात करते हैं तो महिलाओं की यहाँ की साक्षरता आती है 61.0%। कितनी आती है? 61.0%। क्लियर हो गया? यहाँ तक आप इसकी एक बार कॉपी जरूर कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्लास मैंने आपके सामने अपडेट कर दी है। अगर अपन लिंगानुपात की बात करते हैं तो यहाँ का जो कुल लिंगानुपात है वो 950 है। यानी लिंगानुपात कितना है? झुंझुनू का जो लिंगानुपात है 950 है। कितना है? 950 है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि झुंझुनू का जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात कितना है तो 950 है। अगर आपसे घनत्व पूछ ले
तो आपको राइट करना पड़ेगा 361 यानी जनगणना 2011 के अनुसार झुंझुनू जिले का जो घनत्व अगर आपसे पूछ ले तो वो 361 है। लिंगानुपात अगर आपसे पूछ ले तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा 950 है। यहाँ तक सबके क्लियर हो गया क्या? सभी स्टूडेंट का आ गया समझ में? चलो कॉपी कर लो। आगे मैं इसके बारे में और जानकारी बता रहा हूँ। अगर आपको क्षेत्रफल पूछ ले, झुंझुनू जिले का क्षेत्रफल पूछ ले तो 5928 वर्ग किलोमीटर है। यानी यहाँ का जो क्षेत्रफल है 5928 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 5928 वर्ग किलोमीटर। तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर झुंझुनू जिले, और झुंझुनू जिले का सामान्य परिचय की हम बात कर रहे हैं, जिसमें आपको मैंने लिखा है कि झुंझुनू जिले का जो क्षेत्रफल है 5928 वर्ग किलोमीटर है। अगर झुंझुनू जिले का घनत्व आपसे पूछ ले तो 361 है। अगर आपको लिंगानुपात पूछ ले तो 950 को राइट करना होगा। जनगणना 2011 के अनुसार कुल स्थिति पूछ ले तो 21,37,045 है। उसमें महिलाओं की संख्या, पुरुषों की संख्या 10,95,896 और महिलाओं की संख्या 10,41,149। अगर साक्षरता दर पूछ ले तो अपने पास 74.10% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता सर्वाधिक है 86.9% और महिलाओं की साक्षरता 61.0% है। क्लियर हो गया? यहाँ तक सभी को आ गया समझ में? कर लीजिए कॉपी जल्दी से, फटाफट से कर लो भैया कॉपी। हाँ जी, सबको आ गया समझ में? चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट।